तो देखो अपने को एक क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट the ratio of N2 and O2 molecules in a gaseous mixture which contains nitrogen and oxygen atoms in 4:1 mass ratio। तो ये अपने को सैंपल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के मास का रेशियो गिवन है कि 4:1 में है। मतलब सिंपल सी बात है कि रेशियो अपने को गिवन है। तो नाइट्रोजन का अगर 4 ग्राम रहेगा तो ऑक्सीजन का अपने पास क्या रहेगा 1 ग्राम रहेगा। तो पहले तुम लोग सोल्व करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ अगर किसी का आ जाए तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना एक तरीके से, और एटम्स का मास रेशियो अपने को गिवन है। तो करना वही मोल्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा तुमको कि मास रेशियो से पहले मोल का रेशियो निकालोगे एटम्स के लिए, और जब एटम्स के लिए मोल का रेशियो आ जाएगा तो उसको फिर मॉलिक्यूल्स के लिए भी कन्वर्ट करना होगा। इतना हिंट में दे रहा हूँ, करके देखो होता है कि नहीं, और आंसर आए तो बताना। आया किसी का? फोर इस टू वन हम लोग को मास रेशियो दिया है सर। मास रेशियो गिवन है 4:1। मास से पहले मोल का रेशियो निकालो एटम्स के लिए, उसके बाद शायद कुछ आइडिया है। हाँ तो देखो मैं बताता हूँ, इसमें अगर नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत आएंगे जिसमें तुमको रेशियो गिवन होगा, मास का रेशियो या एटम्स का रेशियो। तो वापस हर बार की तरह अपने को पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो मास रेशियो से पहले अपन क्या निकालेंगे, मोल का रेशियो निकालेंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर तुमको करना है तो इस तरीके से लिख लो कि अपने पास नाइट्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, और इनके लिए अपने को गिवन है क्या, मास का रेशियो। तो नाइट्रोजन के लिए अपने गिवन है 4, ऑक्सीजन के लिए अपने को गिवन है 1, मतलब 4:1 का अपने को रेशियो गिवन है। अब इस मास रेशियो को अगर मोल रेशियो में कन्वर्ट करना है तो अपने को पता है कि अगर मास का रेशियो गिवन है तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि अगर इसका 4 ग्राम रहेगा तो ऑक्सीजन का अपने पास 1 ग्राम रहेगा। रेशियो का मतलब ये हो गया। अब मास से मेरे को मोल का निकालना, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को उनके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा। तो मास के रेशियो को अगर मोल के रेशियो में तुमको कन्वर्ट करना है तो दोनों को, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को, दोनों को रेस्पेक्टिवली उनके मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो नाइट्रोजन के लिए अपने पास क्या हो जाएगा 4/14, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 1/16। तो ये अपने पास क्या गया, एक तरीके से मोल का रेशियो आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इसको देखो अपन क्या कर सकते हैं, ये अपने पास हो जाएगा 2/7, ठीक है। और 2/7 है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास देखो ऐसा कुछ आ जाएगा 32:1। तो अपने पास एक तरीके से जो मोल का रेशियो कितना आ रहा है 32:1 आ रहा है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, एटम के लिए, नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के लिए। अपने को बनाने क्या है, इनसे मॉलिक्यूल बनाना है। तो नाइट्रोजन से मॉलिक्यूल बनाना है मतलब अपने को N2 बनाना है, ऑक्सीजन से मॉलिक्यूल बनाना है मतलब O2 बनाना है। तो यहाँ पे भी N2 बनाने का मतलब क्या हो गया, अपने को डाइमर बनाना है, दो एटम्स को आपस में कंबाइन करना है। अगर O2 बनाने का मतलब मेरे पास क्या हो गया, क्या चीज, रेशियो कैसे आ गया 32:7? अरे इसको मल्टीप्लाई कर दो ना यार। देखो ये मास गिवन था तो मास को अपने मोलर मास से डिवाइड किया, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2:7, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको।
मास कहाँ गिवन है सर, वो तो रेशियो गिवन है। और तो मैं मोल का भी तो रेशियो निकाल रहा हूँ, मैंने मोल कहाँ निकाला है? अच्छा। आया समझ में कुछ? हम्म। या तो तुम ऐसा करोगे इसको कि एक को 4x मान लो, एक को 1x मान लो कि 4:1 में है, तो वापस x ठीक तो है, कैंसिल हो जाएगा जब रेशियो लोगे तो। समझ गया सर, मैं समझ। हाँ, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना जहाँ पे रेशियो गिवन हो, तो जो रेशियो गिवन है उसी में मास एज्यूम कर लो तुम, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। क्योंकि तुम फालतू अगर x को इंट्रोड्यूस करा दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना आगे के लिए कि जब भी रेशियो गिवन है तुमको, तो तुम क्या करो, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग मास भी एज्यूम कर लो, तो तुम्हारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी पड़ जाएगा और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से आगे अगर मान लो कि कहीं पे परसेंट आएगी, तो मैं परसेंट के क्वेश्चंस पे ऐसे कराता हूँ कि अगर मान लो कि मेरे को 3-4 कंपोनेंट गिवन है और तीनों चारों का अलग अलग परसेंट गिवन है, तो परसेंट मतलब कितने में से निकाला गया, 100 में से। तो मैं वैसा यही इसी तरीके से अप्रोच करता हूँ परसेंट के क्वेश्चंस को, कि तुम मान लो कि टोटल वेट अपने पास 100 ग्राम है और 100 के करस्पॉन्डिंग जैसा परसेंटेज दिया उसी के हिसाब से सबका मास एज्यूम कर लेंगे। तो ये थोड़ा तरीका है एक तरीके से मेरा बताने का। बाकी तुम जिसमें कंफर्टेबल हो ज्यादा सही है, लेकिन ये वाला ज्यादा सही रहता है कि फालतू एक्स को इंट्रोड्यूस करो, उससे अच्छा है कि नॉर्मल तरीके से कर लो। तो ये अपने पास मोल का रेशियो आ गया। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि अपने को अब क्या करना है। हाँ हाँ। सर अगर एमसीक्यू नहीं होगा तो एक्स लिखना ही पड़ेगा ना एग्जाम कॉपी में। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा, अरे एग्जाम में तुमसे ऑप्शन वाइज पूछेगा ना, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ना करा रहा तेरे को। स्कूल के एग्जाम में करा था तो फिर भी तुम एक्स मान सकते हो। सर वही पूछ। अच्छा, एक्स नहीं मानोगे तब भी गलत थोड़ी है वो। यस सर, ठीक है। 4:1 है ना, तो तुम 4:1 मान सकते हो, वो भी तो 4:1 का रेशियो है। चलो हाँ, तो नाइट्रोजन से अब अपने को जो एटम्स के मोल आ रहे हैं O2 बनाना है, और ऑक्सीजन से तुमको O2 बनाना है। तो नाइट्रोजन से इंटू ऑक्सीजन से O2, मतलब अपने को क्या करना है, दो दो एटम्स को आपस में कंबाइन करके डाइमर बना देते हैं, N2 और O2। तो मोल का रेशियो अपने पास ये है। तो अगर मॉलिक्यूल का रेशियो देखोगे, ये मोल का रेशियो किसके लिए, एटम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, एटम्स के लिए मोल का रेशियो है। अगर मेरे को एटम का ही रेशियो निकालना है, तो मोल से अगर मेरे को नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 32 इंटू Na और 7 इंटू Na। तो ये एक तरीके से अपने पास क्या बन जाएगा, एटम का रेशियो बन जाएगा। तो Na तो वही चीज होगी ना, Na से Na तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा तो वापस वही 30:7। क्योंकि मोल एक तरीके से क्या बता रहा था, नंबर को ही तो बता रहा था वो। अब अपने को मॉलिक्यूल्स के रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है। तो मॉलिक्यूल का रेशियो अगर अपन देखना है, तो अपने को पता है कि एटम को अगर अपन डाइमर बना रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ एटम है वो हाफ हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 32 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2, ये अपने पास मॉलिक्यूल्स का रेशियो आ जाएगा। और इसको अगर वापस सिंप्लीफाई करोगे तो वही रहेगा 32:7। सर डिवाइडेड बाई 2 क्यों कर रहे हैं सर? अरे वो तो ऐसे दिखाने के लिए कि एटम से अगर अपने को मॉलिक्यूल बनाना है, तो दो दो एटम्स को आपस में कंबाइन करना है। तो दो दो एटम्स को आपस में कंबाइन करना है, तो नंबर ऑफ एटम से जब अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो हाफ हो जाएंगे ना। लेकिन सब दोनों हाफ हो रहे हैं, मॉलिक्यूल इसलिए रेशियो वही रह जाएगा। सब मॉलिक्यूल्स या 3 एटम से भी तो बन सकते हैं। यस सर। 3 से बन सकते हैं, लेकिन यहाँ बन तो रहा ऑक्सीजन है में तो N2 दो और ही O2 रहते ही हैं ना। बन रहा है। क्वेश्चन में अपने को बोला ना N2 और O2 ही अपने को बनाना है, तो दो दो बोलेंगे अभी तो। सर ओके सर। सर हाँ। सर अगर कहीं N2 और O2 ना दिया होता तो हम लोग कितने से मतलब उसमें बनाते सर? 2 N2 3 और 4। O2 नहीं दिया होता तब भी वही बनाते दो, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होता है वो N2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन जो गैस होता है वो O2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुमको सिंपली ऐसे बोल दिया जाता है नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, तो उसको भी अपन N2 और O2 ही लिखते हैं। ओके सर सर हाँ हाँ। सर ये हम लोग अगर मोल निकाली तो इसका मतलब हम लोग से मॉलिक्यूल निकालने में मतलब यही बस डिवाइड करना रहेगा। क्या चीज? अगर हम लोग मोल्स निकाल मतलब मोलर रेशियो निकाल लिए हम लोग सर, तो सर उसके हम्म बाद हम लोग अगर मॉलिक्यूल्स निकाल ले तो हम लोग जैसे अगर दिया रहेगा N2O2 तो 2 से डिवाइड करते रहेंगे। वो डिपेंड करेगा ना कि मॉलिक्यूल में क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बोल देता N2 और O3, तो ऑक्सीजन के लिए फिर 3 से डिवाइड करते हैं। ओके सर। इसमें एटम्स क्यों लिखा आपने वो रेशियो में? क्या? 32:7 में एटम्स क्यों लिखे? कहाँ पे एटम्स क्यों लिखे आपने? जो एटम्स रेशियो कहाँ पे?
मोल ये रेशियो। ये वाला, अच्छा ब्रैकेट में एटम क्यों लिखा है? तो ये मोल्स अपने एटम के लिए निकाले ना, क्योंकि मास अपने को एटम वाला गिवन है। तो अभी जो मोल आया वो एटम के लिए आया, वो तो ये बताने के लिए लिखा है यहाँ पे। तो आया समझ में? यस सर। यस सर। सर थोड़ा ऊपर यस कर सर, आ दीजिए। गया। बाकी किसी को कोई दिक्कत है? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, क्वेश्चन नोट करना। अच्छा, ऊपर करना है, जल्दी करो लिखने। सर तो बाकी सर लोगों को सबको क्लियर है? हाँ पूछो। सर आपने सर ये मतलब ये जो पढ़ा रहे सर, ये बेसिक में पढ़ा रहे कि मतलब पूरा मूल कौन सा चैप्टर आपने स्टार्ट कर दिया है? नहीं नहीं, अभी हमारा एक तरीके से मोल कंसेप्ट तो स्टार्ट हो ही गया है भाई। मोल्स कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन आईटीसी में करके पढ़ लेते हैं। तो एक तरीके जो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपन मोल्स को किस तरीके से यूज करना अलग अलग जगह पे रिएक्शंस वगैरह में या डिस्टिलेट, वो अपन वहाँ पे सीखेंगे। तो स्टार्ट हो ही गया है वो, तो इसमें क्या है। मतलब मोल तो कैलकुलेट अपन आगे भी ऐसे ही करेंगे, ये तो एक तरीके से स्टार्ट ही है। तो क्या मतलब ये क्यों पूछना चाह रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आया। सर हमेशा पहले मोल रेशियो निकालेंगे। हाँ, वित्तीय बार समझाया मैंने, जो भी कैलकुलेशंस करनी है अपने को मोल में ही करनी, तो पहले मोल रेशियो ही निकालेंगे अपन। मास का गिवन है तो मोल का निकाल दो। और कुछ, ये तो मैं बोलता आ रहा हूँ यार स्टार्टिंग से कि मास गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो पहले तो मोल ही निकालना है अपने को। तो यहाँ पे रेशियो वाइज बात कर रहा था, तो पहले मोल से अपन ने मास का रेशियो निकाला, फिर मास। अच्छा अब देखो, जो मास अपने को गिवन था वो एटम के लिए गिवन था। एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ पूरा। तो जो मोल्स आएंगे वो भी किसके आएंगे? एटम्स के ही आएंगे ना। तो अपन रेशियो के फॉर्म में पूरा सोल्व कर रहे थे, मतलब जो 30:7 आ रहा था, ये मोल का रेशियो किसके लिए? एटम के लिए। ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे एटम्स लिखा है। मोल्स ऑफ एटम लिख लो चाहो तो, या मोल रेशियो ऑफ एटम्स ऐसे लिख लो पूरा, ज्यादा सही हो रहेगा, कोई कंफ्यूजन ना हो। मोल रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है। अब अपने पास एटम्स का रेशियो आ गया 30:, मतलब मोल का रेशियो इतना था। अब नंबर ऑफ एटम्स की मैं बात करूं तो दोनों तरफ अपन ने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई करना है तो कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो भी अपने पास क्या रहेगा? 32:7 ही रहेगा। तो इनडायरेक्टली मोल भी तो उसी चीज को बता रहा था, नंबर ऑफ एटम्स को। अब अपने से मोलिक्यूल का पूछा गया था, तो अपन ने देखा कि अपने को एटम्स की बात के लिए पता चल गया कि एटम्स अपने पास क्या है? 32:7 के रेशियो में प्रेजेंट है। वहां से मोलिक्यूल बनाना है, तो N2 बनाने के लिए भी अपने को क्या करना है? एटम्स को डाइमराइज करना है, मतलब दो एटम्स को इकट्ठा करके बांध देना है, ऐसे समझो सिंपल भाषा में। और उसी तरीके से ऑक्सीजन को भी अपने को क्या करना है? डाइमराइज करना है। तो जब मोलिक्यूल बनेगा एटम से, जैसे मोलिक्यूल से एटम बनेगा, तो जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएंगे वो एटम से कंपेरिजन में आधे हो जाएंगे। तो इसलिए अपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया है। ये 2 से 2 वापस कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो तो अपने पास अभी भी कितना आएगा? 32:7 ही आएगा। समझ में आएगा ये? यस सर। यस सर। चलो, तो ये इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो ऐसे तुमको डील करना है उसके साथ, कि मास के रेशियो से मोल का रेशियो निकाला। फिर आगे तुमको देखना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे तो मोलिक्यूल्स का रेशियो पूछा था, आगे क्या पूछा उसके हिसाब से तुमको डील करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो हर क्वेश्चन में अपन वही कर रहे हैं कि सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? मास से मोल निकाल दे रहे हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें, उस टाइप के भी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछता रहता है। ये क्वेश्चन मैं सारे इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि भी पेपर में आएगा तो वहाँ पे पूछोगे, सॉरी डीपीपी में वगैरह में आओगे तो वहाँ पे पूछोगे, तो यहीं पे अपन डील कर लेते हैं क्लास में, ताकि अपने डीपीपी सीट्स इन सब में कम डाउट्स रहे। अच्छा सीट वगैरह मैंने देखा था, तो अभी तुम 3 या 4 क्वेश्चन मुश्किल से कर पाते, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं दिया। आज कंप्लीट हो जाएगा तो आज दे देंगे। तो नेक्स्ट अपने पास अ सैंपल ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट contains 0.2 moles of hydrogen atoms, then calculate number of moles of oxygen atoms in given sample. तो देखो अपने को इसमें क्या बोला जा रहा है कि अपने पास एक सैंपल लिया है। सैंपल मतलब इसके कुछ मोल्स अपन ने लिए होंगे अमोनियम सल्फेट के,
तो अमोनियम सल्फेट के अपन ने कुछ मोल्स लिए होंगे, जिसमें अपने पास क्या है 0.2 मोल्स किसका है टोटल हाइड्रोजन एटम्स का है। मतलब जो भी अपन ने एक्स मोल लिए होंगे, एज्यूम कर लो कि एक्स मोल अपन ने अमोनियम सल्फेट के लिए, तो उस एक्स मोल में हाइड्रोजन का 0.2 मोल है, 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अपने से पूछा गया कि ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल रहेंगे अगर हाइड्रोजन के 0.2 है तो जैसे मैंने बोला वैसे तुमको एज्यूम करना है। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर तुम अपने हिसाब से देख लेना। कि अपने पास मान लो कि x मोल्स ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4 रहा होगा, और इसमें अपने को बोला गया x मोल सैंपल में कि 0.2 मोल है किसका हाइड्रोजन एटम का, तो 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले तो क्या करोगे कि x के टर्म्स में हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लो और उसको इसके बराबर कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 0.1 आएगा सर। कि जो भी 0.1 आएगा। एक मिनट यार, हाँ 0.1 आएगा, सही है। जो भी x की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से फिर क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन के भी मोल्स निकाल सकते हो। तो सिंपली इस तरीके से तुमको करना है। तो अगर मैं इसके x मोल की बात कर रहा हूँ, देखो अमोनियम सल्फेट की, तो इसका x मोल है। तो अपने एक मॉलिक्यूल में देखूं, जैसे अपन कल बात कर रहे थे, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है बताएगा कोई? 8 8। तो एक मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन है, मतलब एक मोल में कितने रहेंगे, 8 मोल हाइड्रोजन रहेंगे। तो x मोल में कितने आ जाएंगे, 8 मोल x मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जो ये 8x की वैल्यू है अभी प्रेजेंट टाइम पे वो किसके बराबर है, 0.2 के बराबर है। ये तो अपने को गिवन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 8x इक्वल टू अपने पास क्या है 0.2। तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 0.025 मोल। सही निकाला ना x की वैल्यू? यस सर। हाँ, तो x की वैल्यू अपने पास क्या है 0.025 मोल। तो अब अपने पास एक्चुअल में अपने पास जो सैंपल था उसमें 0.025 मोल है किसका, अमोनियम सल्फेट का, NH4 का होल ट्वाइस SO4 का। और अपने को अब इसमें हाइड्रोजन की तो गिवन थे, ऑक्सीजन का अपने को पूछे थे। तो कितने मोल अमोनियम सल्फेट में कितने ऑक्सीजन एटम्स के मोल रहेंगे, सिंपली अपने को ये निकालना है। तो वापस एक मॉलिक्यूल या एक मोल मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4, तो एक मोल में कितने 4, तो इतने मोल में कितने रहेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 0.025 मोल, मतलब अपने पास कितना आ जाएगा 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन? यस सर। सबको क्लियर है? सर एक Yes, बार sir. फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें, चलो फिर से बता देते हैं। तो देखो क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा था कि एक सैंपल है अपने पास अमोनियम सल्फेट का, तो अननोन सैंपल है, मतलब उसमें कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो अपन ने मोल लिया कि अपने पास क्या है एक्स मोल प्रेजेंट है किसके, अमोनियम सल्फेट के। अब बोला जा रहा है कि कंटेन्स 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब उस सैंपल में हाइड्रोजन एटम के 0.2 मोल है। तो अगर इसका अपन ने एक्स मोल लिया था तो उस एक्स मोल में हाइड्रोजन एटम्स के अपने को 0.2 मोल गिवन है। अब अपने को किया है कि अगर हाइड्रोजन के अपने पास 0.2 है तो ऑक्सीजन का कितना रहेगा, एक तरीके से अपने को ये पूछा जा रहा है। तो आगे बोल रहा है कि देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स के मोल निकालने अपने को। तो अपने वही किया पहले कि जो हाइड्रोजन का गिवन था उसका यूज करके ये सैंपल कितने मोल का है ये अपन ने फाइंड कर लिया। तो अपने एक्स एज्यूम किया था, तो अपने को पता है कि अमोनियम सल्फेट के अगर मैं एक मोल की बात करूं या एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस एक मॉलिक्यूल में अपने पास 8 हाइड्रोजन है, 4 इंटू 2। तो एक मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन है, मतलब एक मोल में 8 मोल हाइड्रोजन एटम्स है। अभी अपने को बात करना है कितने के लिए, एक्स मोल के लिए। तो एक में 8 है तो एक्स मोल में कितना रहेगा 8x मोल। तो इतने मोल अपने पास आने चाहिए थे किसके, हाइड्रोजन एटम्स के, अगर अपन एक्स मोल ले ले तो। और वो वैल्यू अपने को गिवन है कितना 0.2, मतलब 8x इक्वल टू अपने पास कितना 0.2 है। यहाँ से अपने x निकाला तो ये अपने पास आ गया 0.025 मोल। मतलब जो अमोनियम सल्फेट का अमाउंट था वो कितना था एक्चुअल में 0.025 मोल। तो एक तरीके से अपने को ये 0.025 मोल आ रहा अपने पास अमोनियम सल्फेट का। इसमें ऑक्सीजन एटम्स के मोल निकालने। तो वापस वही रहेगा अपने पास कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा था तो इसके एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 4 है तो इतने मोल में कितना रहेगा, तो इतने मोल से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू दिस। ये काम हमने हाइड्रोजन में क्यों नहीं किया, उसमें x क्यों लिया था? क्या चीज? तो इसमें जैसे हाइड्रोजन में था आपने 2x ले लिया उसको। हाँ
मुझे वो समझ नहीं आया। एक्स क्यों लिया है? अरे अननोन सिंपल है ना, उसमें बताया नहीं अपने को कि कितना अमाउंट है, तो मैंने एक्स मान लिया, वही तो अपने को कैलकुलेट करना था। सर ये आपने नीचे सॉल्व किया है, हम्म सर नीचे और थोड़ा ऊपर बीच में करिए। हम्म सर इसमें 8x की जो आपने 0.2 रखी, तो x की वैल्यू 0.025 आई है। तो सर ये तो एक एक हाइड्रोजन के लिए होगा कि पूरे NH4 ट्वाइस SO4 की? अरे टोटल हाइड्रोजन की मोल गिवन है ना यार, इसमें तो लिखा हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिखा, तो पीछे एस। एटम्स मतलब सारे एटम की बात हो रही है, एक की थोड़ी बात हो रही है। सर मतलब ये खाली हाइड्रोजन के लिए नहीं है जो x की वैल्यू आई है, ये पूरे अमोनियम सल्फेट के लिए। अरे कल पढ़ा तो था आपने यार ऐसा, जैसे अपन बात कर रहे थे, देखो कि ये देखो सवाल ऐसा अपने पास कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास क्या है 5 मोल H2O है, ठीक है, अपन जो पहला स्टेप किया वैसा कुछ किया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो अपने को अब मैं इस 5 मोल H2O में बात करूं तो हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल रहेंगे, ये बताओ तो मेरे को। इस 5 मोल H2O में हाइड्रोजन एटम्स के कितने आएंगे? 10 आएंगे। 10 मोल आएंगे, ठीक है। 10 मोल। ऑक्सीजन के कितने आएंगे अपने पास? 5 5 5 मोल। तो अभी जो सवाल है पता है कैसा, ऐसा सवाल है कि अगर मेरे पास ये H2O मैंने कुछ लिया, ये 5 के बारे में मेरे को नहीं पता है, सवाल पता है क्या बोल रहा है, थोड़ा आसान करके बड़ा वाला सिंपल वाला मॉलिक्यूल में दे दे रहा हूँ। तो सवाल अपने को ये बोल रहा है कि अपने पास क्या है, ये कुछ H2O अपन ने लिया, कुछ मोल H2O अपन ने लिया, उसमें 10 मोल किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो अपने से पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का कितना रहेगा, तो अपन ने उल्टा किया, देखो कि 10 मोल से पहले अपन ने H2O निकाला कि 10 मोल हाइड्रोजन होने के लिए H2O कितना होना चाहिए, 5 मोल होना चाहिए, तो अपन ने अमोनियम सल्फेट के लिए निकाला वैसे। और जब 5 मोल अपने पास H2O आ जा रहा है तो इसमें मैं इजीली बता सकता हूँ कि ऑक्सीजन एटम कितना रहेगा, 5 मोल रहेगा। तो वही कंसेप्ट अपन वहां पे भी लगा रहे हैं कि एक एलिमेंट का मोल अपने को गिवन है, उससे अपन ने मॉलिक्यूल का निकाला, दैट इज अमोनियम सल्फेट। फिर वो जो अमोनियम सल्फेट का मोल आ जा रहा है अपने पास 0.025 ये वाला, और इससे अपने निकाल देंगे किसका, ऑक्सीजन का। अभी कुछ क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। क्या अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर नो है। सर। चलो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास सेकंड फॉर्मूला था। अब अगर अपन थर्ड वाले फॉर्मूले की बात करें तो थर्ड वाले में अपने पास क्या है, वही वॉल्यूम अपने को गिवन होगी किसी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर तुमको गिवन होगा, वहां पे तुमको मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो अभी तो तुमको आइडियल गैस मतलब ये गैस का क्लासिफिकेशन होता है, आइडियल गैस और रियल गैस या नॉन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉपर्टीज होती क्या नहीं होती, ये अपने पास अगला चैप्टर आएगा मोल एटॉमिक के बाद गैसेस स्टेट, वहां पे अपन डील करेंगे क्या डिफरेंस है, किस बेसिस पे अपन आइडियल बोलेंगे किसी गैस को, किस बेसिस पे अपन उसको रियल गैस बोलेंगे। तो अभी इस पे तुमको नहीं जाना है। आइडियल गैस मतलब सिंपली तुमको एक गैस मान लेना है नॉर्मली। वैसे अपन 11th-12th में जो ज्यादातर बात करते हैं वो आइडियल गैस के लिए ही बात करते हैं, तो जो भी तुमको क्वेश्चन में गैस गिवन है उसको अपन आइडियल गैस ही मान के चलते हैं। क्या हुआ? मतलब सर ये ऐसे होता है जैसे सर कुछ आइडियल फ्यूल्स होते हैं। हाँ वैसा कुछ है, मतलब प्रॉपर्टीज है ना, कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने डिफाइन कर रखी आइडियलिटी के लिए। अगर कोई गैस उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है पूरा का पूरा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। कुछ पॉइंट्स है अपने पास, तो वो अपन पॉइंट अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपने काम अभी तो आने वाला है नहीं। हाँ मतलब आइडियल मतलब वही है जैसे आइडियलिटी की अपन बात करते हैं, मतलब कुछ सर्टेन पैरामीटर से अगर उसमें फिट होता है मतलब वो क्या हो गया, आइडियल हो गया। तो पैरामीटर्स क्या है उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। सर जब एसटीपी पे 22.4 लीटर उसका मोलर वॉल्यूम। अरे वो अभी निकालेंगे अपन, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपन निकालेंगे अभी। तो तुमको मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि आइडियल गैस मतलब तुमको सिंपली एक गैस मानना है कि गैस के लिए ही बोल रहे हैं अपन, बाकी छोड़ दो क्या प्रॉपर्टी होती है उन सब में नहीं जाना है। हाँ लेकिन बात वही है कि आइडियल मतलब वही आइडियलिटी वाली बात हो गई। हाँ तो आइडियल गैस इक्वेशन की अपन बात करते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन अपने पास होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इक्वेशन ध्यान रखना है, वैसे ध्यान हो ही जाता है इतनी बार यूज होता है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी अपने पास, इसी को अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे जो पी है मैं टर्म्स बता देता हूँ क्या क्या है। पी अपने पास प्रेशर अप्लाइड बाय गैस, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस, मॉलिक्यूल से गैस एटम्स, ठीक है। अच्छा
जो अपन प्रेशर को जनरली यूज करते हैं एटीएम यूनिट में यूज करते हैं फॉर्मूले में। एटीएम यूनिट क्या होता है इसको अपन देखेंगे किस तरीके से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है या पास्कल गिवन है, तो उसको मीटर में एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट कन्वर्जन अपन आगे देखेंगे। ध्यान रखना है प्रेशर की यूनिट एटीएम, उस यूनिट में तुमको यहाँ पे रखना है आइडियल गैस इक्वेशन में। प्रेशर अप्लाइड बाय गैस, इसको भी सिंपल सा बताऊं, प्रेशर अप्लाई क्यों कर रहा है गैस, तुमको ये पता होगा कि गैस के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर मैं गैस को क्या कर रहा हूँ, किसी कंटेनर में बंद कर दे रहा हूँ, कि ये कंटेनर है अपने पास, तो इसमें गैस मान लो प्रेजेंट है, तो काफी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कंटेनर्स की जो दीवार है उससे जाके क्या करेंगे, टकराएंगे, उससे जाके कोलाइड करेंगे। तो अगर वो कंटेनर की वाल्व्स के साथ क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, तो एक तरीके से क्या करेगा, फोर्स अप्लाइड करेगा। फोर्स अप्लाई कर रहा है मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया अपने पास क्या होता है, प्रेशर होता है। तो कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है कंटेनर में, तो इस वजह से तरीके से प्रेशर आ जाएगा। वॉल्यूम की अगर अपन बात करें, ये अपने पास वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या फिर इसको लिखो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय गैस। तो इस फॉर्मूले में, पर्टिकुलर फॉर्मूले में अपन जो वॉल्यूम को यूज करते हैं वो लीटर यूनिट में यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है लीटर होनी चाहिए यूनिट वॉल्यूम को रखते टाइम। टी अगर अपन बात करें तो टी सिंपली क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर की भी 2-3 यूनिट होती है, उसमें अपन जब फॉर्मूला लगाएंगे तो टेम्परेचर को अपन केल्विन यूनिट में लिखेंगे जनरली। अच्छा एक और चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री में अपन जितने भी फॉर्मूले निकालेंगे आगे या अभी, सब में अगर टेम्परेचर का टर्म आ रहा है तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही पुट किया जाता है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं आएगा जहां पे टेम्परेचर को तुम किसी और यूनिट में रखोगे केल्विन के अलावा। तो टेम्परेचर जब भी यूज करना है ये अभी से माइंड में, क्वेश्चन ये में अभी से तुमको केल्विन में दिया होगा, किस में भी दे सकता हो, केल्विन में दे सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड में दे सकता है, अभी अपन कन्वर्जन देखेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चीज तुमको अभी से माइंड में बिठा लेना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई भी इक्वेशन आएगी तो वहां पे तुमको टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो उसको केल्विन में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर अपने पास केल्विन में रहेगा। एन जो है, एन तो अपने पास क्या है, मोल्स ऑफ गैस, मोल की अपन बात कर रहे हैं, तो गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के मोल हो जाएंगे, इसलिए मोल्स ऑफ गैस, मोल की यूनिट तो मोल ही होती है। और आर जो अपने पास होता है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू क्या होती है अपन इसकी देखेंगे। तो आर की वैल्यू पे 2-3 वैल्यू होती है, लेकिन अपन जब प्रेशर को रखेंगे किसमें, एटीएम में, वॉल्यूम को रखेंगे अपन लीटर में, और टेम्परेचर को रखेंगे अपन केल्विन में, तो उस केस में जो आर की वैल्यू आती है वो तुम्हारे पास आती है 0.0821 एटीएम लीटर मोल पर केल्विन, ये अपने पास आर की यूनिट रहेगी। अच्छा जो अपन ने आर को बोल रहे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो ये यूनिवर्सल वर्ड आ रहा है इसका कुछ मतलब है। यूनिवर्सल मतलब क्या होगा, पूरा यूनिवर्स के लिए बात, यूनिवर्स में। हाँ, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आर की वैल्यू है ना, तुम आइडियल गैस इक्वेशन को यूनिवर्स में कहीं भी जाके अप्लाई करो, अर्थ पे अप्लाई करो या मून पे अप्लाई करो या फिर मार्स पे जाके अप्लाई करो, हर जगह आर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब प्लैनेट चेंज करोगे या कहीं दूसरी जगह चले जाओगे यूनिवर्स के किसी भी कोने में, आर तुम्हारा सेम ही रहेगा। जैसे अपन एग्जांपल बात करें ग्रेविटी, ये तुमको पता होगा ग्रेविटी अर्थ का अलग होता है, मून का अलग होता है और किसी और प्लैनेट का अलग रहेगा। तो ग्रेविटी को अपन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रही है। अर्थ पे होता है 9.8, मून पे होता है उसका 1/6 ही होता है ना। सब पोल पे भी सर डिफर करती है क्या, हाँ सब पोल्स सही बोल रहे हो। तो ग्रेविटी को अपन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोल सकते। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कोचिंग वाला ग्रेविटी नहीं, जी 9.8 जो फिजिक्स में यूज करते हैं अपन। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स का मतलब यही होता है कि उसको यूनिवर्स में कहीं भी जाके यूज करोगे तो उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है। तो ये मतलब है इसका, ये तुमको ध्यान रखना है। तो ये अपने पास कुछ कांस्टेंट्स है, तो यूनिट्स वापस तुमको ध्यान रखना है। तो वही बात है कि अगर क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो अपने पास ये यूनिट्स तुमको ध्यान रखना है, किस यूनिट में क्या रखना है, क्योंकि पहली क्लास से बोलते आ रहा हूँ कि यूनिट्स तुमको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर अपन देखें कि जो ये है मोल, अगर अपने को निकालना तो क्या था, मोल था, तो मोल इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, देखो पीवी अपॉन आरटी। तो वैसे इस इक्वेशन को अपन ऐसे ही याद करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हमेशा तुमसे इस इक्वेशन को यूज करा के मोल ही पूछे ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
कभी कभी हो सकता है कि तुमको मोल दे दिया जाए, प्रेशर दे दिया जाए, आर तो तुमको कांस्टेंट है, टेम्परेचर दे दिया जाए, वॉल्यूम पूछ लिया जाए। और कभी कभी हो सकता है कि वॉल्यूम दे दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, आर दे दिया जाए, मोल दे दिया जाए, प्रेशर पूछ लिया जाए। तो इनमें से कोई भी पैरामीटर पूछा जा सकता है, मोल पूछा जा सकता है, टेम्परेचर पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, प्रेशर पूछा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे 4 पैरामीटर है, किसी 3 को देके कोई भी चौथा पूछा जा सकता है। तो तुम इसको इस तरीके से याद करो कि मोल इक्वल टू होता है पीवी अपॉन आरटी। उससे अच्छा कि पूरा इक्वेशन याद रखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जो भी तुमसे पूछा जाएगा उस हिसाब से यूज कर लो। जैसे मान लो कहीं पे तुमको प्रेशर निकालना पड़ रहा है, तो प्रेशर इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे फिर, एनआरटी बाई वी। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो एनआरटी बाई पी। टेम्परेचर निकालना पड़ेगा तो पीवी अपॉन एनआर। तो इस तरीके से यूज कर सकते हो इसको। हाँ बोलो। तो ये पैरामीटर सर किसको से कहते हैं सर, मतलब किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो ये पैरामीटर सर आपने वर्ड यूज किया सर, मतलब किस चीज के लिए यूज करते हैं पैरामीटर वर्ड जो सही है? पैरामीटर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? पैरामीटर यार मतलब कुछ ऐसी चीजें जो प्रॉपर्टी, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। तो वॉल्यूम एक पैरामीटर है, तो वॉल्यूम से तुमको क्या पता चलता है कि इसका साइज इतना कुछ रहेगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक कंटेनर है 1 लीटर का, एक कंटेनर है 2 लीटर का, तो वॉल्यूम एक पैरामीटर है जो तुमको ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है कि ये 1 लीटर वाला कंटेनर है वो छोटा होगा, 2 लीटर वाला जो कंटेनर है वो बड़ा रहेगा। तो पैरामीटर एक कॉमन टर्म है वैसा, तो उसमें डेफिनेशन तो क्या बोलेंगे उसको, यही बोलेंगे कुछ चीजें हैं जिससे अपन किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। सिस्टम आता कोई भी चीज की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे तुम कितने लंबे हो, क्या पैरामीटर रखोगे उसका, हाइट का पैरामीटर रहेगा। हाइट मेजर करोगे तब तुम बता पाओगे कि तुम कितने लंबे हो, मतलब वही बात होगी। तो ऐसा कुछ है। तो किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जिन चीजों को जरूरत होती है उसको अपन पैरामीटर बोल सकते हैं। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे पर समझा क्या? यस सर। तो इसमें यूनिट का ध्यान रखना और इक्वेशन तुमको इसी तरीके से ध्यान रखना है। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब P इक्वल टू एनआरटी। चलो तो यूनिट्स के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से, अगर मान लो कि जैसे अपन ने बोला कि यहाँ पे वॉल्यूम को अपन ने लीटर में रखना है, लेकिन अगर तुमको मान लो कि वॉल्यूम लीटर में नहीं गिवन है, मिलीलीटर में गिवन है, या मीटर में गिवन है, या डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, तो उसको किस तरीके से तुम लीटर में कन्वर्ट करोगे। तो यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि तुमको एक तरीके से याद ही करना पड़ेगा, कन्वर्जन वगैरह। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, प्रेशर के लिए। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो देखो प्रेशर अपने पास, मैंने बोला था कि अपन यूज करेंगे 1 atm। तो जो 1 atm इक्वल टू होता है तुम्हारे पास 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। क्योंकि फिजिक्स में तुमने देखा होगा तो वहां पे अपन जो कॉमन यूनिट यूज करते हैं प्रेशर के लिए वो पास्कल यूज करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा कॉमन अपन यूज करते हैं एटीएम। तो 1 atm इक्वल टू क्या होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, पता ही होगा तुमको। फोर्स पर यूनिट एरिया करते हैं तो फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन और एरिया का यूनिट हो जाता है नीचे मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से न्यूटन मीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल। तो ये 1 atm हो गया अपने पास, ठीक है। जैसे 1 atm होता है, एक और यूनिट होती है 1 बार। तो 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। अब देखो मैंने क्या किया, एटीएम को भी तुमको पास्कल में बता दिया कितना होता है, बार को भी मैंने तुमको पास्कल में बता दिया। अब ये काम तुम्हारा है कि अगर मैं बोलूं कि एटीएम और बार में क्या रिलेशन होगा, तो 1 atm इक्वल टू कितना बार होगा, तो बता सकते हैं यहाँ से देख के। वन 1.0132 बार 1.01325 बिल्कुल बार्स। सही है, बहुत सही है। क्योंकि ये अपने पास क्या है 10⁵ पास्कल है, यही तो 1 बार है। तो 10⁵ पास्कल की जगह क्या लिख सकते हो 1 बार। तो 1 atm इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 1.01325 बार। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अपन जब मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां पे तो अपन ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जो 1 atm होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, 1 बार के। तो मैथमेटिकली अपन कैलकुलेशन के लिए दोनों को लगभग सेम ही मान के चलते हैं हर केस में, ज्यादातर केस में भी। क्या एटीएम दिया है, बार दिया है, अगर बार दिया है तो उसको तुम एटीएम की तरह यूज कर सकते हो। मतलब अगर तुमको मान लो क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, वैल्यूज में देख सकते हो 1.01 है ना, तो लगभग वही हो जाएगा। तो तुम वही बोलने वाला था
अगर बार में वैल्यू गिवन है तो उसको तुम एटीएम की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि जो आंसर आएगा उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए मैं ये चेंज किया हूँ। ये ध्यान रखना है कि दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, तो अपन दोनों को सेम ही मान लेंगे जब भी अपन प्रॉब्लम्स करेंगे उन केस में। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखो एक दो यूनिट और आती है इसकी कि 1 ATM इक्वल टू अपने पास आता है क्या, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। सेंटीमीटर ऑफ HG यूनिट है, और इसी को अपन बोल सकते हैं सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 760 mm ऑफ HG। और जो ये mm ऑफ HG है इसको अपन एक और नाम देते हैं टोर, तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो 760 टोर, सर आपने 76 के बाद क्या लिखा है? 1 ATM इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऑफ HG। तो ये अपने पास प्रेशर की कुछ यूनिट्स है। HG क्या है? मरकरी, जो अपन एलिमेंट पढ़ते हैं। यस यस। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे अपने को बोला 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। तो अगर तुम क्या करोगे, मान लो कि अपने पास कोई सरफेस है ये, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर अगर तुम क्या करते हो, ये अपने पास मान लो कि इस तरीके से कुछ कंटेनर है, मतलब कुछ ट्यूब है। अरे यार क्यों नहीं बन रहा है? हाँ, ये अपने पास मान लो कि इस तरीके से कुछ ये ट्यूब है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें 76 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी फिल कर देता हूँ। मान लो कि हाइट कितनी, 76 सेंटीमीटर है, तो इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आएगा सरफेस पे वो 1 ATM के बराबर रहेगा। इसका मतलब ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG का मतलब कि जो 70 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम होता है, मतलब मरकरी को अगर तुम 76 हाइट तक ऊपर ले जाते हो तो उसका प्रेशर एग्जैक्टली 1 ATM के बराबर आएगा। तो ऐसा कुछ है। अब इसको क्यों डिफाइन कर रहे हैं ये तुमको पता होगा, अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो बैरोमीटर वगैरह तुमने देखा होगा, जब प्रेशर पर मेजर करते हो उसमें मरकरी होता है। सर कंटेनर में प्रेशर नहीं लगेगा? कंटेनर पे भी लगेगा, अपन करे तो कुछ कंटेनर पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि उसमें हाइट कम हो जाएगा, वो ये वाला आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे अगर देखोगे तो लिक्विड का प्रेशर में तुमको इस डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेशर है अपने पास वो वेक्टर होता है एक तरीके से। 76 नहीं देखी जाती है मरकरी हाँ की। इस कंटेनर में क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी मरकरी की, चाहे जितना पतला हो चाहे जितना मोटा हो, बस लंबा होना चाहिए। नहीं वो सब, हाँ तो ये सब डीप में पर पढ़ेंगे गैसेस स्टेट में, वो डिपेंड नहीं करता, हाइट के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है। सर ये 760 के बाद क्या लिखा आपने? प्रेशर जो अपन डिफाइन करते हैं वो एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, उसका एरिया से कुछ मतलब नहीं है। सर इस कंटेनर पॉइंट पे भी कितना है, 1 ATM है, इस पे भी 1 ATM है, इस पे भी 1 ATM है, और इसके बाहर चले जाओगे तो कंटेनर फिर की कुछ और आ डायमेंशन से जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कंटेनर की डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों नहीं पड़ता है वो आगे डिस्कशन होगा, अभी तो तुमको ये याद रखना है। सर ये 760 के बाद क्या लिखा है आपने? 76 सेंटीमीटर ना, यहाँ पे तो नहीं लिखा है सर, 70 थर्ड लाइन में सेंटीमीटर ऑफ HG। सर तीसरे लाइन में। कहाँ पे? सर लास्ट लाइन। और यही ना? यस सर। सर उसके नीचे सर लास्ट लाइन। सर टोर बोलते इसको। हाँ ओके सर। ये यूनिट है, मतलब जो mm ऑफ HG है उसको ही अपन टोर बोलते हैं। हाँ बोलो। ओके सर। सर कंटेनर में सर क्या मरकरी लेंगे हम लोग? तब अभी वॉइस वहां कट होने लगी, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था सही से। दूसरा और लिक्विड भी ले सकते हो। मरकरी लोगे तो हाइट तुम्हारे पास 76 रहेगी, कोई और लिक्विड लोगे तो कुछ और आ जाएगी, लेकिन मैं सेम मरकरी के हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था अपन जो प्रेशर मेजर करने के लिए जो अपन डिवाइस यूज करते हैं, जैसे बैरोमीटर हो गया, एक और होता है मैनोमीटर, उन सब में अपन मरकरी यूज करते हैं, इसलिए अपन मरकरी की बात कर रहे हैं। क्यों मरकरी यूज करते हैं ये सब अपने पास गैसेस स्टेट में आएगा, वहां पे अपन पढ़ेंगे मैनोमीटर, बैरोमीटर, इन सब के बारे में। ठीक है सर, ये हो गया। ठीक है, हाँ तो ये इतना ध्यान रखना है कि 76 सेंटीमीटर हाइट का अगर मैं मरकरी कॉलम ले लेता हूँ तो उसकी वजह से प्रेशर लगता है वो 1 ATM रहता है। नहीं आ रही थी क्या शोर क्या है, उस समय आवाज ब्रेक हो रही थी। अच्छा चलो कोई नहीं। तो ये हो गया अपने पास प्रेशर के बारे में। तो इसकी कुछ यूनिट्स तुमको मतलब कुछ क्या जितनी लिखाई हो तो सारी पता होनी चाहिए, वो कन्वर्जन भी तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी यूनिट में तुमको दे सकता है प्रेशर और तुमको फिर वो कन्वर्ट करना पड़ेगा ATM में, तभी तुम उसको PV = NRT में पुट कर सकते हो। सर टॉर है क्या? अपन देखिए
टोर में बोला तो यार, एक बार में नहीं सुनते हो क्या? mm ऑफ hg, इसी को टोर बोल रहे हैं अपन, इसलिए सेम रहेगा 760, इधर भी 760 यूनिट है वो भी। तो नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड है वो अपने पास आ जाएगा क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अपन v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वल होता है। हाँ इक्वल होता है यार, लिखा तो देखो 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ hg, और इसी को अपन आगे कंटिन्यू किया है कि 1 atm इक्वल टू 760 mm hg, यही 1 atm इक्वल टू 760 टोर। 1 atm इक्वल टू दिस, 1 atm इक्वल टू। तो वॉल्यूम की अगर अपने को बात करना है तो वॉल्यूम में अगर अपन बात करें तो लीटर के हिसाब से अपने को देखना है। तो 1 लीटर इक्वल टू अपने पास देखो कितना होगा। अगर ml की अपन बात करें तो 1000 ml, और ml को ही अपन सेंटीमीटर क्यूब भी बोल देते हैं, मिलीलीटर को अपन सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वो मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है। और इसी सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्या लिखते हैं, सीसी भी लिखते हैं, 1000 सीसी। सीसी मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया कि सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब, और ml के भी बराबर ये रहेगा। तो 1 लीटर इक्वल टू अपने पास क्या होता है, 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज मैं लिख सकता हूँ कि जो 1 ml रहेगा एक तरीके से वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के या वे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी के बराबर रहेगा। तो इतना ही ध्यान रखना है इसमें। एक मीटर वाला कन्वर्जन ध्यान रख लो कि अगर मीटर में गिवन है तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू अपने पास लीटर में 1000 होता है, 1000 लीटर। और 1000 लीटर को अगर तुमको कन्वर्ट करना है किसमें, ml में, तो वापस 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा अपने पास 10⁶ ml, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू कितना था, 1000 ml, तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्दर इसको। एक और यूनिट आते हैं यहाँ पे जो मेरे को ध्यान आ रहा है, डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों क्या होता है, एक ही चीज होती है। ये डेसीमीटर तुमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 बार, तो डेसी मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई हो गया एक तरीके से, और क्यूबिक है इसलिए 3 बार करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना ही हो गया, तो लीटर हो जाएगा। तो ये तुमको पास कुछ यूनिट्स है जो तुमको ध्यान रखनी है वॉल्यूम के लिए, जो स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये हो गया अपने पास। थर्ड अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर है अपने पास। तो टेम्परेचर मैंने बोल ही दिया कि फॉर्मूले तो हमेशा तुमको केल्विन में ही यूज करना है। तो टेम्परेचर तुमको या तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा या फिर केल्विन में दिया जाएगा। केल्विन में गिवन है तब तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है और उसको केल्विन में तुमको कन्वर्ट करना है, तो अपने पास आ जाएगा कि टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू अपने पास क्या होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो 273 तुमको ऐड करना पड़ेगा अगर टेम्परेचर तुमको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो। अच्छा, एक और यूनिट होता है इसका फारेनहाइट, एफ से अपन लिखते हैं। यस सर। हाँ, तो अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन को आपस में रिलेट करूं तो ऐसा कुछ रिलेशन आता है देखो अपने पास कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट में टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 divided by 100 equal to temperature in Fahrenheit minus 32 divided by 80। ये मतलब रिलेशन है, यहाँ से रिलेट करके तुम मतलब कोई भी दो को आपस में रिलेट कर सकते हो। अगर मान लो कि तुमको डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को आपस में रिलेट करना है तो इन दोनों को उठा लो, अगर तुमको केल्विन और फारेनहाइट को रिलेट करना है तो इन दोनों को उठा लो, और अगर तुमको डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट को रिलेट करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड ये रहा इक्वल टू फारेनहाइट दिस। तो ये वाला मैं तुमको करके दिखा रहता हूँ कि डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। तो अपन लिख रहे हैं देखो कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल टू टेम्परेचर इन फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 80। तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू आता है 5/9 माइनस टेम्परेचर इन फारेनहाइट माइनस 32। तो ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में। सर हाँ सर, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है सर ये फारेनहाइट में? फारेनहाइट में कितना होता है तो कन्वर्ट कर लो ना, डिग्री सेंटीग्रेड में 100 होता है तो उसको। हाँ सर। सर केल्विन और फारेनहाइट में भी
बता दीजिए प्लीज। ये मेरे को याद नहीं है, कन्वर्ट करके बताऊंगा मैं भी, तो उतना तुम भी कर सकते हो। ओके तो तुमको रिलेशन यही ध्यान रखना, मेनली तुम्हारे पास यही रिलेशन काम आएगा कि टेम्परेचर इन केल्विन 5/4 आएगा कि सर 9 आएगा? हाँ सर ये आपने जो रिलेशन लिखी है उसमें 5/9 होगा कि 5/4 होगा? 5/9, 5 divided by 9 multiply by this 9 क्या होगा सर। आवाज नहीं आ रही? 4 आएगा शायद से। यस 4 सर आएगा क्या? 4 आएगा। यस सर। ये मुझे कंफ्यूजन हुआ। 25 अगर 100 से करेंगे तो 4 आएगा। ये अपने पास बन जाए क्या 80/100? सही लिखा है ना अपन ने ये, एक मिनट, 32 80 100 कुछ गलत लिख दिया क्या? बस देख लेंगे मेरे को रिलेशन। सर शायद 180 होगा क्या? शायद 180 होगा सर, टी -32। यहाँ पे गलत लिखा अपन ने, 180 होगा सवाल है ना। 5/9, 5/9 ही आता है फॉर्मूले में, तो वहां पे कहीं लिखा अपन गलत। अब सही है, 180 आएगा वो मैंने वहां पे गलत कर दिया था, क्योंकि ये वहां पे 180 है, फॉर्मूला यही होता है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा था। ये 5/9 है, ये तो याद था मेरे को। हाँ, तो उस वाले रिलेशन में क्या है, वो 180 है। हाँ, तो तुमको जो रिलेशन ध्यान रखना है, मेनली तो ये ध्यान रखना है, यही तुम्हारे पास काम आएगा बार बार, कि या तो डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन देगा या फिर केल्विन में देगा। तो केल्विन में दे दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि अपने को केल्विन में ही रखना है। लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो उसको फिर तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 273 ऐड करके। तो ये था अपने पास। सर हाँ तो उस लेसन सर -0 क्यों किया गया है सेंटीग्रेड के बाद? हाँ, -0 के। अरे देखो, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, अपने जो ये फॉर्मूला लिखा था, चलो मैं इसको पूरा बता देता हूँ। ये काम नहीं आता इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अपने पास उतना टाइम है नहीं। ठीक है, अब बात आ गई तो बता देता हूँ मैं कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो देखो, जो अपन ये रिलेशन लिख रहे हैं ना, इसको रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसके हिसाब से अपने रिप्रेजेंट किया है कि अगर अपने पास टेम्परेचर अपन किसी स्पेसिफिक यूनिट में यूज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इन स्पेसिफिक यूनिट माइनस उसका मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, इस तरीके से अपन इन सबको रिप्रेजेंट किया है। जो ये रिप्रेजेंटेशन है, जैसे अपन ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्टैंडर्ड सेट किया गया है। इक्वल टू अपने पास क्या आता है, ये कांस्टेंट आता है पर्टिकुलर यूनिट के लिए। अगर बात करोगे तो यहाँ पे हमेशा ये वही है, देखो कि डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर अगर अपन किसी भी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वो माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। किसी भी यूनिट में तुम डिफाइन करो उस चीज को। सर ये याद रखना है? नहीं तो इसीलिए तो नहीं बताया था, याद नहीं रखना है तुमको, तो ये फॉर्मूला याद रखना है बस, ये वाला। ओके ये रिलेशन, और चाहो तो मैक्स टू मैक्स ये वाला दो, बस। ओके सर। तो हाँ, तो ये टेम्परेचर किसी भी यूनिट में तुमने लिखा है, तो उसमें से मेल्टिंग पॉइंट माइनस करो, डिवाइड करो बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो मैं बता देता हूँ, देखो इसमें क्या किया अपन ने, वही किया है कि टेम्परेचर किसी डिग्री सेंटीग्रेड में, और डिग्री सेंटीग्रेड में अगर अपन बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, किसके लिए, वाटर के लिए, तो कितना होता है 0। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो 100 माइनस 0। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने को वाटर का लिया है इस तरीके से। तो वो है, समझ में आया क्या? तो तुमको तो दो फॉर्मूले याद रखने, बाकी कुछ नहीं याद रखने। तो ये था अपने पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। एक और लास्ट अपन लिख लेते हैं आर के बारे में, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था अपने पास आर 4। तो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, उसकी अगर अपन बात करें कि उसकी क्या क्या वैल्यूज होती है अलग अलग यूनिट में, तो PV इक्वल टू NRT जब अपन लिखेंगे आइडियल गैस, तो वहां पे तो मैंने बताया था किसको किस यूनिट में लेना है, तो वहां तो तुमको R हमेशा ये यूज करना है, R इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर मोल पर केल्विन। लेकिन इसकी और भी वैल्यूज होती है अलग अलग यूनिट सिस्टम में। तो अपने पास, अच्छा एक और चीज है, तो ये अपने पास 0.0821 है। इसको कैलकुलेशन करते टाइम अपन 1/12 भी लिख सकते हैं, अगर अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जा रहा है तो।
तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1/12 के बराबर रहेगा ये वाला वैल्यू। तो कैलकुलेशन करते टाइम तो तुम इसको 1/12 भी यूज कर सकते हो। हाँ, तो जो आर की एक और वैल्यू तुमको ध्यान रखनी तो होती है 8.31 जूल मोल पर केल्विन। सर एक कभी यूनिट कभी है, कुछ क्वेश्चंस में दिया रहता है तो कि यहाँ पे तुम्हारे पास 55/3 इसको अपन कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे अपन ऊपर के लिए लिखा था। तो इसको ऐसे लिख सकते हो जूल मोल पर केल्विन। अच्छा, क्या बोल रहे थे? सर आपने 25/3 लिखा है और बोला 55। 25/3 ना, 25/3 है। यस यस सर। हाँ, तो कोई कुछ बोल रहा था ना कोई कि यहाँ पे दिया है वैसे कुछ। ठीक है, तो एक और वैल्यू तुमको ध्यान रखनी है आर के लिए, कि जो आर की वैल्यू होता है तुम्हारे पास 1.98। अगर यूनिट को भी जूल की जगह कैलोरी ले लो तो कैलोरी मोल पर केल्विन। तो इसको अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1.98 की जगह अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेंगे। तो इसको अपन कभी कभी बोल देते हैं 2 कैलोरी पर मोल। तो ये अलग अलग वैल्यूज है अपने पास फिलहाल के लिए, तो जो इम्पोर्टेंट है यही है, इसी को अपन यूज करने वाले हैं। बाकी अपने पास आगे काम आएगी तो और बता दिया जाएगा। तो देखो ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब अपन कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ये तो कांस्टेंट यूनिट्स के बारे में बात होगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस तुमको दे रहा हूँ। देखो कि पहला क्वेश्चन है वही अपने पास जैसे पहले कर रहे थे वैसे प्रॉब्लम्स करना अपने को। सर एक बार स्लाइड सर पीछे कर दिए सर। सर हाँ सर एक चीज पूछनी थी सर, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी भी आप इसी में पढ़ाएंगे? वो मोल कंसेप्ट के लास्ट में अपन पढ़ेंगे, जब मोल कंसेप्ट चैप्टर डाल के पढ़ेंगे तो। और सर लॉज ऑफ सर केमिकल कॉम्बिनेशन वो भी मोल कंसेप्ट में आएगा। वो मोल के स्टार्टिंग में आ जाएगा और मोलालिटी सब मोल के लास्ट में आएगा। हाँ बोलो। सर ये 1.98 सर, ये CAL सर क्या लिखा है सर, क्या है? कैलोरी अपन लिखते हैं ना, यूनिट एनर्जी का। यस यस सर। वो वाला। हाँ, तो क्वेश्चन लिखना कैलकुलेट नंबर ऑफ, आसान सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 8.21 लीटर ऑफ NH3 gas at 2 atm and 300 Kelvin। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना, तुमको मोल निकालना है, वॉल्यूम क्या। हाँ 8.21 लीटर। तो तुमको वही देखना PV इक्वल टू NRT से अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन। तो N इक्वल टू अपने पास क्या होता है, देखो PV अपॉन RT, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा मोल निकालना है। तो प्रेशर तुमको गिवन है, वॉल्यूम तुमको गिवन है, R तुमको पता है और T भी तुमको पता है। अच्छा, अपन ने बोला था कि प्रेशर को ATM में रखेंगे तो ATM में ही गिवन है। वॉल्यूम को अपन लीटर में रखेंगे तो वॉल्यूम अपने लीटर में ही गिवन है। टेम्परेचर को अपने को बोला था केल्विन में रखेंगे तो केल्विन में ही गिवन है। तो सब कुछ जिस यूनिट में चाहिए था उसी यूनिट में गिवन है। आर अपने को पता है कि 0.0821 लीटर हो जाएगा, ATM लीटर मोल पर केल्विन हो जाएगा। तो प्रेशर अपने पास आ गया 2, वॉल्यूम अपने पास है 8.21। अच्छा, एक चीज बताओ कि आर की वैल्यू तुम 0.0821 रखोगे अभी कि 1/12 रखोगे? 1/12। 0.0821। देखो 0.0821 0.821 रखोगे ज्यादा आसान रहेगा ना, क्योंकि ऊपर भी देखो वॉल्यूम उसने क्या दिया। यस सर, 8.21 क्रॉस कट हो जाएगा तो सर। ये 8.21 दिया है, 16.42 दिया है, मतलब 8.21 के मल्टीपल में अगर गिवन है तो इसीलिए गिवन है ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो तुमको एक क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि अगर वॉल्यूम मान लो कि तुमको दे दिया जाता कितना 15, तो वॉल्यूम अगर 15 दे दिया जाता तो तुम 1/12 यूज करो बजाय 0.0821 के, क्योंकि तब तो फिर वो कैंसिल नहीं होने वाला है। लेकिन अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि जो 8.21 है वॉल्यूम वो इसीलिए गिवन है ताकि उसको तुम क्या कर सको, आर के साथ कैंसिल कर सको इजीली। तो अभी अपन ये यूज करेंगे इनटू टेम्परेचर, जो कि अपने पास क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई तो करोगे ये नहीं सर, अगर हम लोग 1/12 यूज करेंगे तो वैल्यू तो डिफरेंट हो जाएगी ना। 2/3 मोल आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? सर हम लोग इसमें यूज कर ले 1/12 यूज कर ले तो फिर वैल्यू तो डिफर हो जाएगी। क्यों डिफर हो जाएगी भाई? 1/12 ले ले, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? अप्रॉक्स वैल्यू होगी ना।
तो 1/12 के आसपास उतना कोई 300 फर्क नहीं के पड़ेगा। क्या मतलब चीज? गलत तो नहीं होगा ना, सही है पूछ रहा हूँ। नहीं अरे गलत होगा, गलत थोड़ी बढ़ाएंगे तुमको, गलत क्यों होगा? नहीं नहीं सर, मतलब वैल्यू थोड़ी, मैं कह रहा हूँ गलत है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क वैल्यू। पड़ेगा तो हाँ उतना चल जाएगा, हाँ, मतलब मैं ये पूछ रहा डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं हूँ, आएगा। अप्रॉक्स में आ जाएगा। हाँ सर ये 300 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? अरे टेम्परेचर है ना टेम्परेचर। 300 R इंटू टी, तो ये Yes, R हो गया, ये T हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पीसी को अपन आगे रिलेट करेंगे। कैलकुलेट वॉल्यूम, ये तुमको खुद सोल्व करना है, ऑक्यूपाइड बाई 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at 1 atm and 273 केल्विन। तो ये तुमको क्वेश्चन है कि 1 मोल अपने पास किसी भी गैस का अगर अपन ले लेते हैं 1 atm और 273 केल्विन पे, तो वहां पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ये अपने को फाइंड करना है। तो वॉल्यूम निकालना है तुमको पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करके। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर अपन देखें तो आर तो कांस्टेंट है, टी तुमको गिवन है, मोल तुमको गिवन है, प्रेशर तुमको गिवन है, तो वॉल्यूम तुमको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू अपने पास क्या बन जाएगा, पहली बार तो एनआरटी बाई पी। तो सब कुछ पता है, वैल्यू पुट करो और वॉल्यूम निकालो यहाँ से। तो मोल अपने पास 1 है, 2.75। आर अगर तुम देखो तो क्या यूज कर सकते हो, 1/12 यूज कर लो इंटू 273। तो हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाए थोड़ा, वैसे 273 12 से कैंसिल तो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी डिवाइडेड बाई प्रेशर अपने को गिवन है कितना 1। तो ये तुम्हारे पास आएगा कितना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ जाता है तुम्हारे पास 22.4 लीटर। तो जो वॉल्यूम आएगा तुम्हारे पास 22.4 लीटर आएगा। यस सर, एसटीपी पे यही होती है किसी भी गैस की 1 मोल। हाँ हाँ सर अभी 22.7 पढ़ेंगे आ रहा अपन। है सर। 22.75। 22.75 आ रहा है, नहीं यार कितने टू सर एनटीपी पे 22.7 सर होता है क्या? 0.0821 इंटू 273 22.4 ही तो आ रहा है। कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो तुम? सर 273 को 12 से डिवाइड करने। अच्छा तुमने 1/12 यूज किया होगा ना? यस सर। तो उससे तो 22.7 आ जाएगा। अभी एग्जैक्ट यूज करो क्योंकि अपने को एग्जैक्ट निकालना है। कुछ अपन डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे एसटीपी एनटीपी, तो उसके हिसाब से तो आर को तुम अभी वो लिख दो 0.0821। जैसे अपने बोला थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो फर्क जो पड़ रहा है वो 1/12 लेने की वजह से पड़ रहा है, ये 22.4 ही आएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखो ये जो अपन ने अभी निकाला है सर फिर तो 1 atm, हाँ 1/12 से निकल रहा है, वो वैल्यू गलत तो नहीं है ना? नहीं अप्रोक्सीमेटली वैसा आएगा, वो कैलकुलेशन के लिए अपन उसको 1/12 लिख रहे हैं। आर का जो वैल्यू होता है वो ये होता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होता है वो आपका। भी गलत तो नहीं होगा ना? अब देखो ऑप्शन तो तुमको मान लो कि गिवन है 22.4, दूसरा ऑप्शन गिवन है तुमको 30.7 या 4, तीसरा ऑप्शन तुमको गिवन है क्या 40.5 और फोर्थ ऑप्शन तुमको गिवन है 50.2। तो अगर तुम्हारा आंसर आ जा रहा है 22.7 तो टिक तो कर सकते हैं ना अपन 22.4 को। सर कहीं 22.7 भी ऑप्शन दिया हो तो? हाँ मैं इसी पे आ रहा था अभी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि तुमको ऑप्शन ही गिवन ऐसे 22.3, 22.4, 22.5 और 22.7, तब पे तुमको एग्जैक्ट वैल्यू यूज करके ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो अपन 1/12 तो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में जो तुमको ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन में, अगर ऑप्शंस की के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर तुम 0.0821 ही यूज करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हर जगह पे इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, 0.0821 यूज करें हम लोग, 1/12 से इजी हो जाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। कर सकते हो जैसा बात तुम्हारी सही है, जैसा तुम प्रैक्टिस करोगे उसी में तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। तो अगर तुमको ये सही लग रहा है कि मैं तो यही यूज करूंगा क्योंकि मेरे को हमेशा एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो वही यूज करो फिर। लेकिन तुमको ध्यान रखना पड़ेगा फिर, तो मैं वही बताने वाला था आगे जाके कि अगर
ऑप्शन के भी ज्यादा गैप है तो फिर तुम 1/12 यूज कर सकते हो, क्योंकि तब अपन अप्रोक्सीमेशन लेके टिक कर देंगे कि अपने पास आंसर आ रहा है कि 22.7, तो 22.4 अपन टिक कर देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ही इतने पास पास है कि 22.4, 22.5, 22.7 और 22.1, तो जब डिफरेंस इतना कम है तब तो फिर मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी आर की। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना तुमको? यस सर। हाँ हाँ बोलो। कैलकुलेटर तो अलाउड होगा ना? नहीं भाई, ये किसने बोल दिया? ये कौन बोला भाई? नहीं अलाउड होगा। 11th के क्लास में अलाउड है। स्कूल में होता है वो, जेई के एग्जाम में नहीं होता। यस सर, स्कूल जेई में के होता है एग्जाम बस। में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और तुमको भी पढ़ते टाइम कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। अगर तुम्हारी आदत है कैलकुलेटर यूज करने की तो उसको अभी से छोड़ दो, नहीं तो जब फाइनल पेपर तुम दोगे। सर नीट में मिला कैलकुलेटर? कितना भी मुश्किल कैलकुलेशन हो तुमको अपने से ही करनी है। केमिस्ट्री में तो फिर भी आसान आएगी, फिजिक्स मैथ में कैलकुलेशन और भी गंदी आ सकती है। तो कैलकुलेशन करना आना चाहिए तुमको, आदत डालनी पड़ेगी। मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन तुरंत होनी चाहिए। सर नीट में मिलता है कैलकुलेटर? किसी में भी नहीं मिलता, ना नीट में मिलता है ना जेई में मिलता है। शायद जेई एडवांस में मिलता है लेकिन जेई मेंस में नहीं मिलता है, जहां तक मेरे को ध्यान है। ये भी मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि एडवांस में मिलता है शायद। तो जेई मेंस में भी देना पड़ेगा तुमको एडवांस में जाने के लिए। तो मतलब कैलकुलेटर तुमको यूज नहीं करना है, सिंपल सी बात है। कैलकुलेटर तुमको कॉलेज सब में मिलता है, स्कूल में कब से कैलकुलेटर, मतलब 12th के बाद तुम जब भी कैलकुलेशन करोगे आगे कॉलेज वगैरह में तो कैलकुलेटर ही तुमको मिलेगा। और आगे बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अलाउ होता है, लेकिन अभी जो तुम एग्जाम देने वाले हो नीट जेई, उसमें तो कैलकुलेटर यूज नहीं होता है। हाँ तो ये था अपने पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 22.4 लीटर। तो देखो जो अपने पास ये अपन ने डिफाइन किया था कहाँ पे, 1 atm और 273 केल्विन। तो अगर मेरे पास प्रेशर हो 1 atm और टेम्परेचर हो 273, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन का मतलब क्या हो गया, STP। इसको सिंपल अपन क्या बोलते हैं, STP कंडीशन शॉर्ट में। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो अगर मेरे पास प्रेशर है 1 atm, टेम्परेचर है 273 केल्विन, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, दैट इज STP। ठीक है, तो मतलब अपने पास STP मतलब क्या होगा कि प्रेशर रहेगा 1 atm और टेम्परेचर अपने पास क्या रहेगा 273, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर 273 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, STP कंडीशन। ठीक है, और अच्छा एक और चीज है अपने पास, एक और वर्ड आएगा तुम्हारे पास NTP। तो तुमको NTP और STP दोनों को एक ही लेके चलना है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। इसका नाम ही रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो दो अपने डिफाइन कर रहे हैं, STP और तो वैसे NTP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता क्या है? सेम एज STP, जैसा STP है वैसे अपन NTP को भी मान के चलेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता क्या है? देखो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू अपन ने सेट कर रखी है। देखो अब अगर मान लो कि मतलब डिसाइड किया गया, वापस वही बात आ गई कि किसी ने डिसाइड किया कि अपन, देखो अब मान लो कि अपन तुमको किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो हो सकता है कि तुमने अलग प्रेशर अलग टेम्परेचर पे किया हो, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं उनके रिजल्ट्स इस बात के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि तुम उसको किस प्रेशर और किस टेम्परेचर पे करवा रहे हो। सिंपल सा अगर तुम देख सकते हो कि अगर मान लो कि तुमको वाटर का कोई रिएक्शन कराना है, तो वाटर का अगर रिएक्शन तुम किसी चीज के साथ कराते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तो वाटर क्या है, आइस है। तो एक तरीके से रिएक्शन तुम आइस के साथ करा रहे हो, सॉलिड फॉर्म के साथ करा रहे हो, तो उसमें हो सकता है तुमको अलग अलग चीजों की जरूरत पड़े। इसी तरीके से 0 से 100 के बीच कराओगे तो तुम लिक्विड फेज के साथ रिएक्शन कराओगे, और अगर 100 के ऊपर चले जाओगे तो गैसेस फेज के साथ, तो या जो भाप होते हैं अपने पास H2 वेपर के साथ तुम रिएक्शन कराओगे। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं वो इस बात से अफेक्ट होते हैं कि तुम एक्सपेरिमेंट को किस प्रेशर और किस टेम्परेचर पे करा रहे हो।
तो अब अलग अलग जगह पे एक ही एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कंडीशन पे कराया जाए, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है टेम्परेचर और प्रेशर का। अब दुनिया में तुम कहीं भी जाके बोलोगे कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट STP पे किया है और इसका रिजल्ट ये आ रहा है, तो मतलब सब लोग समझ जाएंगे कि STP मतलब प्रेशर इसने 180 लिया होगा, टेम्परेचर इसने 273 लिया होगा, अगर वहां पे अपन एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो रिजल्ट ये आना चाहिए। तो मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। समझ में आया क्या? हाँ, NTP STP तुमको दोनों एक ही चीज मान के चलना है। तो इसका मतलब होता है कि प्रेशर अपने पास क्या है 180 में, टेम्परेचर अपने पास क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो अपने देखो अपने निकाला था वॉल्यूम कहाँ पे 180 और 273 केल्विन। तो व्हाट 180 और 273 केल्विन मतलब क्या हो गया STP कंडीशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि STP कंडीशन पे क्या होता है हर गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है, अगर मैंने गैस का क्या ले रखा है 1 मोल ले रखा है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? अरे समझ में आया क्या बोला? यस सर। मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at 180 and 273 Kelvin, that is STP। या इसी को तुमको जो 180 273 केल्विन है उसको क्या बोल सकता है STP भी बोल सकता है। तो और STP इक्वल टू 22.4 लीटर। ये नोट डाल के लिख लेना है बड़ा बड़ा, ठीक है, कि 22.4 लीटर कन्वर्ट करता है 1 मोल किसी भी गैस का, अगर अपन STP पे बात कर रहे हैं। STP मतलब 180 और 273 पे अगर अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और वर्ड यहाँ पे आएगा 1 मोल का वॉल्यूम। तो जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP इक्वल टू 22.4 लीटर। तो इसको मोलर वॉल्यूम बोल सकते हैं अपन। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ रहा है मोलर वॉल्यूम, तो तुम उसको ये बोल सकते हो कि मोलर वॉल्यूम को अपन VM से लिखते हैं इस तरीके से। तो ये अपने पास क्या है मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। वॉल्यूम occupied by 1 mole of any substance। तो 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको अपन क्या बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। जैसे अपन मोलर मास बोल रहे थे ना कि 1 मोल का मास जो होगा उसको अपन मोलर मास बोल रहे हैं, वैसे अपन 1 मोल के वॉल्यूम को क्या बोल रहे हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम सिंपल सी बात है। हाँ, तो ऐसे याद रखना रिलेट करके। और अच्छा, इसको अपन जनरलाइज भी कर सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को अपन 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं तो उसके आगे मैं मोलर वर्ड लगा सकता हूँ। जैसे अपन ने बोला कि मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, मोलर वॉल्यूम तो 1 मोल का वॉल्यूम। अगर मैं बोलूँ तुमसे मोलर काइनेटिक एनर्जी, तो अपने पास क्या हो जाएगा कि 1 मोल सब्सटेंस कितना काइनेटिक एनर्जी रख रखा है। कुछ भी बोल दो, किसी भी आगे मोलर लगा दो वर्ड, मतलब वो 1 मोल के लिए डिफाइन किया गया है। ये चीज समझ में आता है क्या? यस सर। तो मोलर वॉल्यूम एट STP, so molar volume, that is volume occupied by 1 mole of any substance at STP इक्वल टू कितना होता है 22.4 लीटर। अच्छा, किसी कुछ पूछना है क्या? सर STP जो हम डिफाइन करते हैं क्या केवल गैस के लिए डिफाइन करते हैं, कोई भी सब्सटेंस के लिए डिफाइन कर देते हैं? STP तो कंडीशन है, उसमें गैस लिक्विड प्रेशर क्या करेगा। STP मतलब प्रेशर इतना टेम्परेचर इतना, बस लिक्विड का गैस किसी का ले सकते हैं अपना प्रेशर या टेम्परेचर। प्रेशर मतलब नॉर्मल प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में भी तो जैसे एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर आवा था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है नॉर्मली वो। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ ना सर, जैसे मेरा गैस का 22.4 लीटर लेते हैं या फिर किसी लिक्विड का 22.4 लीटर ले लेते हैं, मतलब गैस लिक्विड सबके लिए डिफाइन होता है स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर जैसे आपने बताया STP। STP कंडीशन अपन सबके लिए डिफाइन कर सकते हैं, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, लेकिन जो वॉल्यूम है वो सबके लिए अलग अलग आएगी मोलर वॉल्यूम। ओके सर। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी अलग अलग सॉलिड या अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है। क्या STP पे भी अलग, STP पे सेम रहेगा ना सर? STP पे गैस के लिए सेम रहेगा। ओके सर। सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग अलग हो सकता है।
अभी अपन गैस की बात कर रहे हैं। देखो चीजें सब क्लियर होगी तुम्हारी धीरे धीरे। अभी ये तुमको ध्यान रखना है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जब अपन बात करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के केस में, अब देखो आइडियल गैस के लिए ऐसा होता है, जो मैं बोल रहा हूँ कि आइडियल गैस है तो तुम कोई भी आइडियल गैस लोगे, अपन वहां पे लिखा है 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, कोई भी हो, चाहे CO2 आइडियल हो या O2 हो या N2 हो, सबके लिए 22.4 रहेगा। लेकिन तो सॉलिड और लिक्विड की अगर अपन बात करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसका फर्क आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो अब अपन इतना डीप में बात नहीं किया, तो मैं अभी तुमको समझा नहीं पाऊंगा वो चीज कि क्यों ऐसा हो रहा है। गैस के लिए डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉलिड और लिक्विड के लिए डिपेंड कर रहा है। तो अच्छा ये है कि तुम इसे ध्यान रखो कि आइडियल गैस कोई भी हो, STP पे उसका वॉल्यूम 22.4 होता है। तो फाइनल जो चीज ध्यान रखनी है इतना ध्यान रखो। अगर तुम ज्यादा डीप में जानना चाह रहे हो, जरूरत अपने को यही पड़ेगा कि STP पे वॉल्यूम गैस का कितना है 22.4। तो गैस का डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड की अपन बात करेंगे STP कंडीशन पे तो अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग आएगा और अलग अलग लिक्विड के लिए भी अलग अलग आएगा। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसकी डेंसिटी के ऊपर। तो अभी इतना डीप में जाने से अच्छा ये याद रखना है कि कोई भी गैस रहेगा तो STP पे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर रहेगा। सर इतना याद रखेंगे सर, आई बात इतना याद रखेंगे। ओके सर। तो ये चीज जब आएगी मैं अपने आप बता दूंगा, क्योंकि गैसेस स्टेट में आएगा तो वहां पे तुमको खुद ही चीजें क्लियर हो जाएगी, और नहीं हो तो फिर वहां पे पूछना। सर अगर इसमें सर आपने जैसे बताया STP पे 273 केल्विन है और नॉर्मल NTP पे क्या होगा? वही रहेगा ना, लिखा तो होगा अपन सेम एज STP, लिखा तो जैसा STP पे वैसा NTP पे भी। हाँ चलो कोई नहीं। तो ये हो गया अपने पास। अब देखो अपन यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे कि जैसे अपन बोल रहे हैं STP कंडीशन पे ही एक फॉर्मूला अपने को मोल के लिए बनाना है 8 STP, जो कि सिर्फ STP पे ही लगेगा क्योंकि वहीं पे डिफाइन किया जा रहा है। तो अपन बोल रहे हैं कि फॉर एनी गैस, कि कोई भी गैस है अपने पास, फॉर एनी गैस कोई भी गैस है तो उसके लिए मोलर वॉल्यूम अपन बोल रहे हैं, मतलब एक मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना अपने पास 22.4 लीटर। या उल्टा मैं बोलूं कि अगर मैं क्या करता हूँ STP पे मतलब 1 atm और 273 केल्विन पे किसी भी गैस का 22.4 लीटर ले लेता हूँ, 22.4 लीटर ले लेता हूँ, तो उस 22.4 में कितना मोल रहेगा, 1 मोल रहेगा। तो अगर मेरे पास 1 लीटर है तो उस 1 लीटर में अपने पास कितना मोल आ जाएगा, 1/22.4 मोल। और अगर मैं नॉर्मल V लीटर ले लेता हूँ, कोई भी V लीटर वॉल्यूम मैंने ले ली, तो वहां पे कितने मोल आएंगे, V/22.4 मोल। तो STP पे अगर अपने को वॉल्यूम गिवन है तो वहां पे अपने को जो फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना है मोल कैलकुलेशन के लिए कि मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर 8 STP डिवाइडेड बाय 22.4, ये फॉर्मूला अपने पास रहेगा। ये समझ में आएगा तुमको? अगर STP पे मेरे को वॉल्यूम गिवन है तो उसको अगर अपन 22.4 से डिवाइड कर दे तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो सिंपली ये वही चीज हो गया कि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.4। तो 1 मोल अगर 22.4 ऑक्यूपाई कर रहा है और अपने को गिवन है कितना V, तो V में कितने मोल रहेंगे, तो एक के लिए 22.4 है तो 22.4 से अपने डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे अपने पास। तो 22.4 लीटर लिखना है, वो तो नंबर है ना, वॉल्यूम अपन ऊपर लीटर में ले रहे हैं तो लीटर ही लिखना है। हाँ लीटर 22.4 तो नंबर हो गया अभी तो फिलहाल तो। ओके हाँ तो ये अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया STP पे। तो ये अपने पास रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कि STP पर ही बात हो रहा है, 8 STP। तो ये हो गया अपने पास। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद टाइम भी हो ही रहा है अपना, 1 या 2 सवाल। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ gaseous mixture, वॉल्यूम ऑफ अ gaseous mixture 8 STP। तो STP पे तुमको वॉल्यूम निकालना है, 8 STP which contains 22 ग्राम CO2
एंड 48 ग्राम O2 गैस। तो अपने एक मिक्सर बना रखा है जिसमें CO2 और O2 गैस है। CO2 का अपने पास 22 ग्राम है और O2 का अपने पास 48 ग्राम है। तो पहली बात तो तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। तो दोनों के मोल आ जाएंगे तो अपने पास पता चल जाएगा कि मिक्सर में टोटल मोल कितने हैं। अगर मोल आ जाएगा तो फिर वहां से तुमको वॉल्यूम निकालना है STP पे। तो इतना देखो कैसे करोगे, पहले तुम लोग करके देखो। सबसे पहले काम तो मोल निकालो सब लोग, वो तो सबको आ जाना चाहिए अब तो। तो O2 के कितने मोल आ रहे हो, CO2 के कितने मोल आ रहे हैं? O2 के कितना आ रहा है? CO2 का CO2 का कितना आ रहा है? हाफ 0.5। गिवन मास अपॉन मोलर मास करना है। गिवन मास हमारे पास 22 है, मोलर मास हमारा होता है CO2 का 44। तो अपने पास मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा, गिवन मास दैट इज 22 डिवाइडेड बाय मोलर मास 44। अपने पास हो गया 1/2 मतलब 0.5 मोल। अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के मोल अपने पास हो जाएंगे, गिवन मास 48 मोलर मास 32, ये अपने पास आ जाएगा 1.5 मोल। तो टोटल मोल अपने पास कितने हो जाएंगे? टोटल मोल अपने पास 44.8 लीटर आ रही है। हाँ। तो अगर मैं मिक्सर में टोटल मोल्स की बात करूं तो टोटल मोल्स अपने पास आ जाएंगे CO2 के मोल प्लस O2 के मोल। तो अपने पास आ जाएगा 0.5 प्लस 1.5 मोल। तो ये अपने पास आ गया 2 मोल। तो इन दोनों के 2 मोल है और अपन ने बोला था कि कोई भी गैस हो तो उसका मोल कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4। तो 22.4 ऑक्यूपाई कर रहा है 1 मोल, तो 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, उसका डबल। या फॉर्मूला लगा दो, अपन ने भी देखा था कि मोल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर 8 STP डिवाइडेड बाय 22.4। अपने से पूछा क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। तो अपने को मिक्सर का वॉल्यूम निकालना है, तो मिक्सर का वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया। तो टोटल वॉल्यूम अपने को निकालना है तो मोल भी अपने को टोटल लेना पड़ेगा। तो जब भी मिक्सर का वॉल्यूम तुमको निकालना पड़ेगा तो मिक्सर के लिए टोटल मोल्स तुमको यूज करने पड़ेंगे। तो V टोटल जो आएगा STP पे वो क्या हो जाएगा, मोल्स दैट इज 2 into 22.4। तो ये अपने पास कितना जाएगा, 44.8 लीटर। यस सर। तो ये है अपने पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले अपन, फिर छोड़ देते हैं। कर ली। ठीक है, चलो एक और अपन लिखते हैं। तो ये सबको क्लियर है ये वाला किस तरीके से किया? यस। चलो तो एक क्वेश्चन अपने पास देखो कि 16 ग्राम ऑफ an ideal gas 16 gram of an ideal gas occupies 5.6 liter 8 STP. Then find, एक मिनट, 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SOX, इस टाइप का आइडियल गैस है SOX, मतलब X कुछ भी हो सकता है 1 2 3। Then find value of X। ये X क्या है, ये अपने को फाइंड भी करना है। तो अपने को एक गैस गिवन है क्या, SOX, इसका अपने को मास गिवन है कितना, 16 ग्राम, और वॉल्यूम गिवन है STP पे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस 8 STP 5.6 लीटर। सर SOX मतलब सर O के वो एटम नहीं पता है कितने हैं इस मॉलिक्यूल में। हाँ, वही फाइंड करना है। तो देखो क्या करोगे, STP पे जो वॉल्यूम दिया वहां से मैं मोल निकाल सकता हूँ। STP पे जो वॉल्यूम गिवन है उससे क्या निकाल सकता हूँ मैं, मोल निकाल सकता हूँ। और फिर मोल को मैं क्या कर सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास में हाँ 2 है। यस सर। अच्छा हाँ, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपन कर देंगे मोल को, तो वहां से मोलर मास आ जाएगा और मोलर मास को फिर अपन X के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। देखो कैसे। तो सबसे पहली चीज तो तुमको ये देखना चाहिए कि अगर STP पे वॉल्यूम गिवन है तो STP पे जो वॉल्यूम गिवन है उसको यूज करके मैं मोल्स निकाल सकता हूँ कि मोल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, वॉल्यूम 8 STP दैट इज 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1/4 से लिखा है ना, 1/4 मोल। तो मोल अपने पास 1/4 आ गए। अब अपने को वेट गिवन है इसका, जो SOX है, SOX का वेट अपने को गिवन है। तो मेरे को मोल पता है SOX के 1/4 है
और उसका वेट अपने पास कितना है 16, तो मैं मोलर मास निकालूंगा और मोलर मास निकालने के बाद में मोलर मास को x के साथ रिलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर क्या है x। तो वहां से रिलेट करके मैं निकाल सकता हूँ। तो मोल को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से जो मोलर मास है वो अपने पास कितना हो जाएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोल। तो मोलर मास इक्वल टू अपने पास गिवन वेट 16 डिवाइडेड बाई मोल 1/4। ये अपने पास हो जाएगा 16 इंटू 4 दैट इज 64। तो मोलर मास द्वारा अपने पास 64 आ रहा है किसका, SOX का। तो अगर दूसरी तरीके से इसको डिफाइन करोगे एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो अपने पास जो मास नंबर है सल्फर का वो कितना है 32, ऑक्सीजन का अपने पास कितना है 16, कितने ऑक्सीजन है x, तो 32 प्लस 16x इक्वल टू अपने पास कितना होना चाहिए 64। तो x इक्वल टू अपने पास कितना जाएगा 2। मतलब जो ये गैस है कौन सा गैस है, SO2। समझ में आया क्या ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो समझ में आया तो फिर इतना ही रख रहे हैं अपन।